हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अप्लाइड सेक्शन के क्वेश्चंस को। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किए थे प्योर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को, जैसे कि रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आज के लेक्चर्स में हम अप्लाइड सेक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले स्टार्टिंग में कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसको किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन गिवन है तो हम उसका यूज़ करके कैसे फाइंड कर सकते हैं, पीडीई फाइंड कर सकते हैं। अब उसमें दो मेथड है, एक में जब कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे और एक केस जब आर्बिट्ररी फंक्शन होंगे। तो हमारा एम ये होता है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे और फॉर्म करेंगे पीडीई। फिर उसके बाद आर्बिट्ररी फंक्शंस को पार्शियली डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे और उसमें फॉर्म करेंगे पीडी। उसी में एक स्पेशल टाइप के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि फाई ऑफ यूवी के टर्म्स में। तो वो स्पेशल टाइप के फंक्शन, स्पेशल टाइप के जो फंक्शन होंगे, कैसे उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके फाइंड करेंगे पीडीई, ये भी हम देखेंगे। यानी कि हमारे पास एक एफ ऑफ यूवी फॉर्म का कुछ होगा इक्वेशन, और उसको सॉल्व करने का मेथड देखेंगे, जिसमें हम लोग जैकोबियन वगैरह का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। और दूसरी बात, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, नोट्स बनाओ, जो जो पॉइंट है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें वही चीज़ें कहाँ यूज़ होता है ये लोग आप लोग देख सकते हो, रीड कर लेना। फर्स्ट ऑर्डर का पीडी आपको पता होगा कि फर्स्ट ऑर्डर पीडी के अंदर क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक्स वाई, और उस पर डिपेंड करता है जेड, जिसे हम लोग लिखते हैं जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। जैसे हम अगर वन डायमेंशन में पढ़ते हैं, वन वेरिएबल में, तो वहां हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y जो है वो x का फंक्शन है, यानी कि y x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है, अरे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y उस पर डिपेंड कर रहा है, तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं x को f ऑफ y लिखूं तो ये मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे y क्या होगा, इनपुट होगा, तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x उस पर डिपेंड कर रहा है, तो x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम फंक्शन को लिख रहे हैं, हम x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिख रहे हैं, या x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिख रहे हैं, या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब हम y को x का फंक्शन लिखते हैं तो इसका मतलब ये कि y x पे डिपेंड कर रहा है। जब हम x को y का फंक्शन लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि x y पे डिपेंड कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारे पास वेरिएबल डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ऐसे यहाँ पे हम x और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, कि यानी कि वो इंडिपेंडेंट वैरी होगा और उस पर डिपेंड करेगी z। कहीं कहीं xt लिखा होता है, तो x और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उसको हम लोग y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। तो अब यहाँ पे y क्या हो गया, y डिपेंड कर रहा है, और x और t क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यानी कि कौन सा डिपेंडेंट होगा, कौन सा इंडिपेंडेंट, ये हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कैसे हमने फंक्शन को डिफाइन किया। दूसरी बात, तो ये हो गया। अब एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सिंपल लैंग्वेज में, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसके रिस्पेक्ट में एक डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे हम u भी यूज कर सकते हैं, z भी यूज कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम नोटेशंस के बारे में आप एकदम क्लियर हो कि p यानी कि जैसे p, अगर हम z जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर उसको मैं x के रिस्पेक्ट में, कि अगर x चेंज हो तो z चेंज होगा, तो अगर मैं x को चेंज करूं तो उसके रिस्पेक्ट में जो z चेंज होगा उसके रेट को मैं क्या बोलूंगा, पार्शियली डेरिवेटिव को p। ऐसे क्यों क्या है, अगर मैं x को फिक्स कर दूं और z जो है y के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, उसके रेट को क्या बोलेंगे हम लोग, q, यानी q इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y। ऐसे आपको तीन नोटेशन और याद रखने। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूं z का विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर,
उसे हम कहते हैं r, और अगर ऐसे में y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स करूं तो उसे कहेंगे t, और एक बार x और y के रिस्पेक्ट में करूं तो उसे हम कहते हैं s। तो ये नोटेशन आपको क्लियर होना चाहिए, r s t। ये 2 बार x के रिस्पेक्ट में, ये x और y, x y या y x, और ये 2 बार y के रिस्पेक्ट में। तो ये नोटेशन आपको क्लियर होना चाहिए, जिसका आगे हम यूज करेंगे फॉर्मेशन करते टाइम। फिर उसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको पता होगा, जैसे हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो 1 डायमेंशन में हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो इस तरीके से एक फंक्शन होता है, हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक कर्व मिलता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे ही जब हम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई मिलता है। अब ये 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। जब 2 पॉइंट पे कोई डिपेंड करके अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ बनती है 3D में, और 3D में जो ग्राफ बनता है वो एक कर्व नहीं बल्कि एक सरफेस होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो यानी कि एक सरफेस होता है, जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो एक सरफेस होगा, और कहाँ सरफेस होगा, आर क्यूब के अंदर, जिसका डोमेन कहाँ से बिलोंग करेगा, आर स्क्वायर से बिलोंग करेगा। तो जो डोमेन होगा हमारा आर स्क्वायर से होगा, और सॉल्यूशन जो होगा वो 3D में कहीं एक सरफेस फॉर्म करेगा। तो देयरफॉर सॉल्यूशन हमें यहाँ पे एक सरफेस मिलता है जिसका डोमेन आर स्क्वायर से होता है। अब उसी के बेसिस पे कुछ कंडीशन है वो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का पी एक्स वाई जेड और पी क्यू, अगर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो उसका डोमेन कहाँ से होना चाहिए, आर स्क्वायर से होना चाहिए। और इसका इक्वेशन इसको डिफाइन करते हैं कि जेड एक फंक्शन है जो कि अननोन फंक्शन है, वो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात, जो भी डोमेन हम लोग चूज कर रहे हैं उस डोमेन पे क्या होना चाहिए, जेड कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब उसके 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, अगर मैं जेड एक्स वाई का, जो एक्स वाई का डोमेन फाइंड कर रहा हूं वही सेम डोमेन किसका होना चाहिए, एफ का होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर मैं उस इक्वेशन में एफ में जेड की वैल्यू पुट करूं तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि वो एक्स और वाई में जो आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। आइडेंटिटी मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब अगर मैं एक्स वाई में जितनी वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर ये सारी पॉइंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है उसे आइडेंटिटी कहते हैं, और इक्वेशन में वो कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। जैसे आइडेंटिटी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं a और b की कोई भी वैल्यू पुट करूं, a और b की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, कि a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी क्या होता है, यानी कि डोमेन का मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, हर पॉइंट के लिए वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए उस इक्वेशन को, क्या, जेड। यानी कि कैपिटल एफ में जेड पुट करूं तो वो हर एक एक्स वाई के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है। तो हमारा जो मेन एम है वो सॉल्यूशन फाइंड करना यहाँ पे नहीं है। आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जिसमें उसको जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, लीनियर, सेमी लीनियर, कॉसी लीनियर, और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट में हम लोग नॉन लीनियर। तो मेथड है, 4 पिट मेथड है और लैग्रेंजस मेथड, वो सबका यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाकी सबके क्वेश्चन, कॉची थ्योरम, कॉची मेथड वगैरह सब यूज करेंगे। आज के लेक्चर में लोग फॉर्मेशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 2 टाइप का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, एक तो जिसमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे और एक में आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट करेंगे। क्लासिफिकेशन देखो किसके बेसिस पे हुआ है, एक तो लीनियर के बेसिस पे हुआ है। लीनियर मतलब उसका डायमेंशन 1 होना चाहिए, मतलब पावर 1 होना चाहिए, और दूसरी बात वो डिपेंडेंट पे है, यानी कि जेड पे डिपेंड करता है। 2 चीज पे डिपेंड करता है कि हम किसको कॉसी लीनियर कहेंगे, किसको सेमी लीनियर कहेंगे, किसको लीनियर कहेंगे और किसको नॉन लीनियर कहेंगे। अब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से, अगर एक ये आपके सामने कुछ लिखा है, या फिर मैं इसको और इन जनरल लिख दूं, पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। अगर मैं इसी चीज को सिंपल ऐसे लिख दूं, पी उसके बाद स्मॉल p प्लस q, q इज इक्वल टू आर। अब इस p q r पे अगर मैं कोई कंडीशन लगा दूं, और ये स्मॉल और p पे कोई कंडीशन लगा दूं, तो इसी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फंक्शन, अरे
कौन सा इक्वेशन कॉसी लीनियर है, नॉन लीनियर है या सेमी लीनियर, जिसको ऑलमोस्ट लीनियर भी कहते हैं। अब इसमें ध्यान दो, पहला चीज कॉसी लीनियर ये कहता है कि वो P और Q में लीनियर हो। P और Q में लीनियर का मतलब क्या होता है कि P और Q का जो पावर है 1 होना चाहिए। अब P Q, अभी जो कैपिटल P, कैपिटल Q और R, ये किसका फंक्शन होना चाहिए? एक्स वाई जेड। अगर ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो हम लोग करते हैं कि ये फंक्शन को क्या बोलेंगे? कॉसी लीनियर। सेकेंड आता था सेमी लीनियर। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है P एक्स वाई जेड डेल जेड बाय डेल एक्स, Q एक्स वाई जेड डेल जेड बाय डेल वाई। और सेकेंड आता है सेमी लीनियर। सेमी लीनियर ये कहता है कि P और Q ये किस पे डिपेंड करना चाहिए? सिर्फ x और y पे डिपेंड करना चाहिए, यानी कि जेड के टर्म्स इसमें नहीं आएंगे और r में जेड आ सकते हैं। उसे हम कहते हैं ऑलमोस्ट लीनियर या सेमी लीनियर। देखो सेकेंड वाला P और Q ये जेड पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बाकी r करे तो करे। मतलब कॉसी लीनियर को हम लोग सेमी लीनियर नहीं कह सकते, लेकिन सारे सेमी लीनियर कॉसी लीनियर होंगे, क्योंकि सेमी लीनियर क्या कह रहा था कि वो P और Q में R में क्या हो? जेड पे डिपेंड कर सकता है। बट कंडीशन क्या है कि P और Q, स्मॉल p और स्मॉल q ये लीनियर होना चाहिए। अब देखो स्मॉल p और q तो लीनियर है, बाकी जब कोई कंडीशन ही नहीं है कॉसी लीनियर में तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट वो कॉसी लीनियर हो जाएगा। थर्ड क्या कहता है कि P भी लीनियर हो, P Q R ये तीनों ही जेड पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात, P और Q स्मॉल लीनियर होना चाहिए। और एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे कि जेड का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अरे जो हमने R अलग से डिफाइन किया है ये जेड पे डिपेंड कर सकता है, बट वो क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। ऑलमोस्ट लीनियर में ये कंडीशन नहीं था। हालांकि ऑलमोस्ट लीनियर और लीनियर में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जेड का फंक्शन तो है बट ये लीनियर नहीं है। जेड में जेड क्यूब ले सकता हूँ, Z/4 लिख सकता हूँ, बट लीनियर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं। लीनियर में हमेशा क्या होना चाहिए? वो जेड लीनियर होना चाहिए। जेड की पावर कितनी होनी चाहिए? 1। उसे हम कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके एग्जांपल देख लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखो लीनियर इसके लिए क्योंकि P और Q दोनों लीनियर है और सिर्फ x और y पे डिपेंड करे, जेड का टर्म्स नहीं दिख रहा है। और यहां पे जेड हो लेकिन जेड क्या हो? लीनियर हो। r क्या हो? जेड पे डिपेंड तो करे बट कैसा? लीनियर। तो देयरफॉर ये फंक्शन को लीनियर बोलेंगे। सेकेंड कह रहा है ऑलमोस्ट लीनियर। ऑलमोस्ट लीनियर क्या कहता है कि जो P और Q है, यानी कि स्मॉल p स्मॉल q का जो कोएफिशिएंट है कैपिटल P और Q वो तो जेड पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, बाकी यहाँ पे जो R है वो जेड का कोई भी फंक्शन हो सकता है। मतलब लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन को ऑलमोस्ट लीनियर कहते हैं। और यहाँ पे देखो P भी कॉसी लीनियर क्या कहता है कि स्मॉल p और स्मॉल q यानी कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो लीनियर हो, बाकी उसके साथ कोएफिशिएंट r चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे देखो ये p ऑफ जेड दिया है। अब p ऑफ जेड मतलब जेड का फंक्शन है, कुछ भी ले सकते हैं वहां पे, Z² ले सकता हूँ, Z³ ले सकता हूँ। और अगर कोएफिशिएंट लीनियर नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉसी लीनियर। लास्ट में आता है नॉन लीनियर। अगर ये किसी तीनों टाइप में नहीं है तो हम कहते हैं नॉन लीनियर, यानी कि p² q²। अब यहाँ पे देखो बाकी तीनों कंडीशन में P और Q लीनियर थे, बट यहाँ पे P और Q लीनियर नहीं है, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दो मेथड है, एक में हम लोग क्या करेंगे? आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट करेंगे और एक में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को। अब यहां ध्यान से सुनो, आगे चल के अपने को कुछ पॉइंट्स देखने हैं और दूसरी बात अपने को ये देखना है कि कैसे कौन से टेक्निक से किस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करके, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करके हम लोग पीडीई फॉर्म कर सकते हैं और कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये देखो ये ऐसे एग्जाम्पल है ना, जितना आप सॉल्व करोगे आपको आइडिया क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये सब ऐसा है कि अगर मैं आपको पूरे अच्छे से बता भी दूं फिर भी आप नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जितना हो सकता है इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। सिंपल इसमें कुछ नहीं है, 2 बार डिफरेंशिएट करो, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। अगर कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया तो ठीक, नहीं तो कुछ एडजस्टमेंट करो या तो फिर से इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट कर दो। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इसमें आपको कुछ नोट याद रखना है कि वेरियस सिचुएशन इन दी
फॉर्मेशन ऑफ पीडीई। जब आप पीडीई फॉर्म करते हो तो बहुत सारी सिचुएशन आती कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना है ताकि कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। और अगर कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया तो क्या वो 1 डिग्री का होगा या 2 डिग्री का होगा। अगर 1 डिग्री का 2 डिग्री का है क्या वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, कितने ऑर्डर का होगा। ये सारी चीजें हमारे एक अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आती है। जैसे पहला कंडीशन सिचुएशन 1, जब नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ध्यान सुनना, जो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी कि इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है अगर वो लेस देन हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट उससे लेस देन हो जाए then the elimination of arbitrary constant usually give rise to more than one partial differential equation of order 1। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, अगर उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई अगर ये दो है और सपोज उस इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट हो, क्योंकि लेस देन बोला है तो 2 से लेस देन तो 1, तो हम उसे हमारे पास एक 1 ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। बट वो हो सकता है एक से ज़्यादा भी हम फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि आप डिफरेंट तरीके से उस कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हो और हर बार उसका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। और दूसरी बात, एक से ज़्यादा पीडीई फॉर्म कर सकते हैं। ये पहला नोट था। सेकेंड और थर्ड देखो, पहले सेकेंड देखते हैं। When the number of arbitrary constant is equal to the number of independent variable, then the elimination of arbitrary constant give rise to unique partial differential equation of order 1. Sometimes it may not always be possible to eliminate the arbitrary constant from the given equation and its first order partial derivative. अब ध्यान से सुनो, अगर नंबर ऑफ कांस्टेंट ये इक्वल हो जाए किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कौन से, इंडिपेंडेंट वाले। तो जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई है और यहां पे सपोज दो कांस्टेंट आ गए ए बी, यहां पे दो कांस्टेंट आ गए ए बी और यहां पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए बी अगर दो कांस्टेंट प्रेजेंट है और ये दो, इसके पास भी 2 नंबर ऑफ वेरिएबल है, इसके पास भी 2 नंबर ऑफ कांस्टेंट है। जब भी कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर सेम हो जाते हैं तो वहां पे हमें क्या होता है, यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है ऑर्डर 1 का। लेकिन इसमें ऐसा बोला है, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है जब हम फाइंड नहीं कर पाते फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके, वो एलिमिनेट नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, उसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। और जब हम 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो सकता है वो यूनिक भी नहीं होगा और मोर देन 1 सॉल्यूशन फाइंड हो सकते हैं। इसीलिए जब भी हमारे पास कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर सेम हो जाते हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे, उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे ऑर्डर 1 के। बट लेकिन अगर आप हायर ऑर्डर करते हो, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, तो हो सकता है पॉसिबल है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे और वो यूनिक भी नहीं होंगे और एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट गिव राइज टू पार्शियली ऑफ ऑर्डर usually greater than 1. However, this higher order partial differential equation is not unique. यानी कि जब कांस्टेंट, सपोज कांस्टेंट पे यूज हो रहा है ए बी सी और वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई है, यानी कि नंबर ऑफ कांस्टेंट 3 है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ऐसे केसेस में यूजुअली क्या होता है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होती है। ऑर्डर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और दूसरी बात, हो सकता है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यूनिक नहीं होता, यानी कि जो भी हम फाइंड करेंगे वो एक नहीं, उससे और भी ज़्यादा उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, लेकिन ऑर्डर क्या होगा उसकी, ग्रेटर देन 1।
तीन केसेस हमने डिस्कस किए। पहले केसेस में जब आर्बिट्ररी और कांस्टेंट नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से कम हो तो हमेशा वन ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है, जो कि अपने आप में यूनिक नहीं होता। सेकेंड केस, नंबर ऑफ कांस्टेंट नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल हो जाए तो सॉल्यूशन वन ऑर्डर का तो यूनिक होता है, बट बहुत सारी सिचुएशन में जब हम कैलकुलेट नहीं कर पाते तो हम उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं और हमारे पास टू ऑर्डर का या हायर ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो कि यूनिक नहीं होगा। थर्ड केस में जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट ग्रेटर देन होगा तो यूजुअली क्या होता है, जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसकी ऑर्डर ग्रेटर देन वन होगी वो भी यूनिक नहीं होगा। तो ये तीन केसेस है जो आपको माइंड में याद रखना है। अब देखो एक एग्जांपल दिया है, एलिमिनेट करना है कांस्टेंट ए और बी को। क्या करना है, ए और बी को यहां से एलिमिनेट करना है। अब यहां पे देखो कांस्टेंट कितने हैं, 1 और 2, दो कांस्टेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे दो है। तो अगर हम लोग सिंगल ऑर्डर का करेंगे तो सिंगल ऑर्डर का यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर हम टू ऑर्डर का कर सकते हैं तो वो मोर देन होंगे, बट सिंगल ऑर्डर के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो हमें सिंपल क्या करना होता है, इसमें आपको एडजस्टमेंट करना सीखना होगा। आप इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे, आपके सामने आ गया 2xy। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे, आपके सामने आ गया 2y माइनस। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको y वाले टर्म को कॉन्स्टेंट्रेट करना है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। जब आप y के टर्म्स में कर रहे हो तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y माइनस b, जो आपको पता होगा कि कैसे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, अगर ये x स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो जब मैं दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। तो देखो ये 4 आ गया, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, तो जो बचेगा उसी के प्लेस में हम लोग क्या ले सकते हैं, z x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है, z। तो इस पूरे टर्म को z से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। डिग्री 2 है, ऑर्डर 1 है। आपको डिग्री ऑर्डर पता होगा कि जो जितने टाइम हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं उसको ऑर्डर कहते हैं, और जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसके पावर को क्या कहते हैं, डिग्री। बट आफ्टर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, जितने भी रेडिकल्स होंगे उनसे फ्री होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। बोलते हैं ना आफ्टर क्लियरिंग ऑल द रेडिकल्स, मतलब रूट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये आपके पास यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ऑर्डर 1 का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जब भी कांस्टेंट और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम होंगे तो जो सॉल्यूशन होगा ऑर्डर 1 का यूनिक होगा। हायर ऑर्डर के हम चाहे कितने फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैंने सॉल्यूशन सबके दिए, सिंपल सा है, सॉल्व करो। क्या करोगे, 2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे और एडजस्टमेंट करने आना चाहिए। जैसे कि पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखो, हमें क्या करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। 2 कांस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे इसके, और वो भी 1 ऑर्डर के। तो अब याद रखना है, डेल जेड बाय डेल एक्स पी, डेल जेड बाय डेल वाई क्यू। जब जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पी होगा, और जब जेड को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्यू होगा। देखो जेड को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये पी हो जाएगा, और ए एक्स क्यूब को करूंगा तो 3x स्क्वायर, और y वाला टर्म 0 एज ए कॉन्स्टेंट होगा। जब y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 3by स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको फिर से डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको एडजस्टमेंट करना है। हालांकि इसको फिर से डिफरेंशिएट करके तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट जितना हो सकता है हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, उसके लिए हमको इसको एडजस्टमेंट करना होगा। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्वेश्चंस को देखना है, आपको ये ध्यान देना है कि कैसे हम लोग इसको जेड बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे वाई क्यूब दिख रहा है। तो अगर मैं इस टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस टर्म को वाई से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स क्यूब बी वाई क्यूब लेके आ सकते हैं, और ये जो 3 है इसको ये साइड भेज दो, ये 3 को ये साइड भेज दो। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से, या फिर क्या कर सकते हो आप कांस्टेंट के प्लेस पे ही निकाल सकते हो। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से b की वैल्यू, और आप इस a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। एक तो ये है कि आप a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब a के प्लेस पे, जैसे आप a के प्लेस पे ये पुट करते हो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब, तो ऊपर का एक्स क्यूब में से 2x तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक का x बचेगा और p/3 ये टर्म बचेगा। ऐसे यहाँ पे जब आप b के प्लेस पे ये पुट करोगे तो यहाँ का वाई स्क्वायर और यहाँ के वाई क्यूब में से 2 वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ एक y, और ये q/3 आपके सामने बच जाए। अब सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके सामने आ गया एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। देखो ऑर्डर p है 1 और इसका डिग्री कितना है 1, p ये भी ऑर्डर 1 है, डिग्री कितना है 1, तो डिग्री ऑर्डर साथ साथ में हम लोग ये भी देख लेंगे कि उसका डिग्री क्या है ऑर्डर क्या है। तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिग्री 1 है, ऑर्डर भी 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो 4z इज इक्वल टू ये दिया है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसको फिर से 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y, और हमको कैलकुलेट करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये 2 टाइम्स ax प्लस वाई अपॉन a प्लस b, और उसके बाद इंटरनल, जैसे कंपोजिट फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो जब अंदर वाले पार्ट को करेंगे तो b पार्ट 0, y पे a 0 और x का डेरिवेटिव 1, उसका कोएफिशिएंट a। ऐसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा, और y का कोएफिशिएंट क्या है 1/a, तो ये 1/। अब ध्यान दो, जब मैं दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 4p इंटू 4q, ये a और डिवाइड बाई a कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म का स्क्वायर हो गया और 2 2 जा 4, तो ये 4 और ये पूरे टर्म का स्क्वायर हो गया। अब इसके प्लेस पे मैं तो 4z लिख सकता हूँ, तो ये पूरे टर्म के प्लेस से 4z आ जाएगा। अब यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4 कैंसिल, तो ये pq और यहाँ का z, तो सिंपल से हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू pq। तो यानी कि हमने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया और कुछ एडजस्टमेंट करके, ताकि हम बाकी वैल्यू को 4z बना सके, और इसके बाद हमने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब इसमें कितने कोएफिशिएंट, कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का एक पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मतलब p और q, जो कि यूनिक होगा। हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो जब मैं x और y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये 2z और z को फिर से कंपोजिट रूल के जैसा कि z स्क्वायर का 2z और z को फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2zp, इसमें कहीं भी x नहीं दिख रहा है 0, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। सेकेंड टाइम 2z और z को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो q, ये पूरा टर्म 0 क्योंकि y नहीं है, ये पूरा टर्म 0 क्योंकि y नहीं है, और यहाँ पे इसको करेंगे तो 3by स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, मुझे ax क्यूब के प्लेस पे कुछ पुट करना है, by क्यूब के प्लेस पे कुछ पुट करना है। या तो मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल के b की वैल्यू निकाल के पुट कर दूं दोनों में, या फिर मैं ax क्यूब की वैल्यू निकाल लूँ। तो ax क्यूब निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 को यहाँ लेके आ जाऊंगा और x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ax क्यूब के प्लेस पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं 3 को ये साइड लेके आ जाऊँ और y से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो by क्यूब के प्लेस पे ये पुट कर सकता हूँ, और a और b की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ। a की वैल्यू आ जाएगी 2/3, देखो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, और a b के प्लेस पे मैं ये पुट कर दूंगा। a की वैल्यू 2/3, यहाँ से 2/3 zp बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ से b की वैल्यू 2zq/3 3y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये सब आ जाएगा। नीचे क्या क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे 9 और x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सबको 9 स्क्वायर x स्क्वायर 9 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का p, ये q, p और q, तो ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जिसकी डिग्री कितनी है 1। और दूसरी बात, ये कैसा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर मुझे क्लासिफिकेशन करना हो तो पहले तो आपको चेक करना होगा कि p का कोएफिशिएंट, यहाँ पे z दिख रहा है, यहाँ पे भी z दिख रहा है, और ये p इंटू क्यू भी है, तो ये हमारे पास लीनियर
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर के अंदर P और Q लीनियर होने चाहिए और उसके साथ प्रोडक्ट भी नहीं आना चाहिए। P और Q का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, एक पार्शियल डेरिवेटिव के साथ दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, तो देयरफॉर ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो साथ साथ में आप ऑर्डर कौन से टाइप का है ये सब उसको क्लासीफाई कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, ax² bxy और cr है, तीन कांस्टेंट है। मैंने आपको पहले कहा था जब भी नंबर ऑफ कांस्टेंट ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं हमेशा हम फॉर्म कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने क्या देखा था कि थर्ड केस में जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो यूजुअली क्या होता है कि ग्रेटर देन वन ऑर्डर की हमारे पास एक नॉन यूनिक, मतलब यूनिक नहीं होगा, ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट हो सकते हैं। बट यूजुअली ऐसे केसेस में होता है, बट उसका ऐसा नहीं कि वन ऑर्डर के होंगे नहीं, वन ऑर्डर के भी हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब ध्यान सुनो, ax² प्लस bxy cy, यहाँ पे कितने कांस्टेंट है? 3 कांस्टेंट है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं इसको p के रिस्पेक्ट में करूंगा, q के रिस्पेक्ट में करूंगा। जब मैं p के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2x और यहाँ पे by आ जाएगा। ऐसे जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ से 2cy और यहाँ से bx आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करना है ताकि ये z आ जाए। अगर हम इसको ऐड कर दूँ ना तो कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे ax² है, यहाँ पे 2y² है, एक ही cy² है, तो मैं इसका हाफ कर देता हूँ। जब मैं इसका हाफ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ax², यहाँ पे cy² और ये bxy/2 और ये bxy/2, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक टाइम bxy दे देगा और ये ax² और ये cy²। तो यानी कि जब मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास z आ जाएगा। सिंपल आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो देयरफॉर अब ये 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूं या यहाँ लेके आके मल्टीप्लाई कर दूं कॉमन लेके, तो xp प्लस yq इज इक्वल टू 2z। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे देख सकते हो क्वेश्चन भी 5th नंबर भी हमने ऐसे ही किया है। एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, आप इस तरीके से 2 बार इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, या आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा मैं धीरे से कर देता हूँ। 6 स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको और इसको देख सकते हो कैसे मैंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीनशॉट ले लो उसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद उसको एडजस्टमेंट करके उसकी वैल्यू निकालनी। अब नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करना हो तो देखो एक टेक्निक तो ये है, सिंपल आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई और आपस में एडजस्टमेंट करके कर सको। बट एक स्पेशल फॉर्म होता है जो कि एफ यू वी फॉर्म, एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म का हो तो ये डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन का यूज करके हम लोग ये कहते हैं कि उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस फॉर्म का निकल के आएगा। आप ये डेरिवेशन देख लेते हो कि सिंपल कैसे आया है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म निकल के आता है जिसे हम लोग कहते हैं लैग्रेंजर्स इक्वेशन। या आगे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम लोग कॉची मेथड का यूज करके जब सॉल्व करेंगे तो सारे इक्वेशंस को हम लोग इसी टाइप में लिख के सॉल्व करेंगे। ये बहुत यूजफुल है इस टाइप का। तो अगर आपके सामने एफ ऑफ यू वी हो तो उसके सॉल्यूशन इस टाइप के होते हैं, जहां पे पी की वैल्यू डेल यू वी अपॉन डेल वाई जेड, यानी कि जैकोबियन क्यू आर, ये आपके सामने दिया है। जैकोबियन आपको पता है एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर ये 2 फंक्शन दिया है तो f1 को जितने भी वेरिएबल है हर एक के रिस्पेक्ट में क्या करना होता है, पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करना होता है। मतलब u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, u को z के रिस्पेक्ट में, ऐसे v को y के रिस्पेक्ट में v और z, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो उसे हम कहते हैं जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू y z।
तो ये P हमारे पास ये है, Q हमारे पास ये है, R ये हमारे पास ये। तो ये सबसे सिंपल होता है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है सिर्फ U और V, और फिर उसके बाद ये कैलकुलेट कर लो P Q R और इसको यहाँ पुट कर दो, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और सेकेंड तो वही यूजुअल मेथड, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो, एडजस्ट करके उसका फॉर्मेशन करो। देखो एक क्वेश्चन ये है, आप ध्यान से देख सकते हो। एक तो मैं इसको सिंपल दो मेथड से कर सकता हूँ। देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू जीरो, या तो ऐसे लिख दूं, या तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ वी, या v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, पिछले मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसको u दे दूं और अगर मैं इसको v दे दूं, तो जैकोबियन निकाल लो, डेल यू वी डेल y बाई जेड, ये आपका हो जाएगा कैपिटल P। ऐसे अगर मैं इसको यहाँ पे वाई जेड के प्लेस पे जेड एक्स लिख दूं तो ये कैपिटल Q हो जाएगा, और जेड एक्स के प्लेस पे अगर मैं एक्स वाई लिख दूं तो ये आपका R हो जाएगा। वो कैलकुलेट करके अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे किसमें, कैपिटल P, इसमें पुट कर दोगे कैपिटल P स्मॉल p प्लस Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। अगर यहाँ पुट कर देते हो तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। और बाकी दूसरा मेथड वही यूजुअल कि पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, और डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन को देख के उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। बट ऐसे इक्वेशन को जो u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ v है, या एक फंक्शन है जो कि u और v के टर्म्स में लिखा है, ऐसे इक्वेशंस को हमेशा इसी मेथड से सॉल्व करो जो हमने टेक्निक देखा, उससे आपका इजीली, आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। देखो ये आपके सामने 15th क्वेश्चन है। मैं एक दो क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, जितना टाइम है 40-50 मिनट्स का लेक्चर रखते हैं। ऑलरेडी 36 मिनट का तो लेक्चर हो चुका है, तो 50 मिनट तक जितने क्वेश्चंस होते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं, 45-46 मिनट तक। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से सॉल्व करो, और कैसे सॉल्व करना है वो आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन कैसा है, u और v के फॉर्म में f ऑफ u v। आपको पहले फंक्शन को क्या देना है, u, और इसको देना है v, और सबका क्या करना है, जैकोबियन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, विथ रिस्पेक्ट टू, अरे पहला क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वाई जेड, सेकेंड है जेड एक्स, और थर्ड है एक्स वाई। अब ये थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं इसको u दे दूं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को v दे दूं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कैपिटल P फाइंड करेंगे कि डेल v यू वी को वाई जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हमारे पास ये आ गया। ऐसे सिमिलरली मैं Q और R फाइंड कर सकता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा। और सिंपल यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कैसे रहता है, कैपिटल P, ये देखो मैंने यहाँ लिखा है कि जो सॉल्यूशन ऑफ द पीडी ऑफ द टाइप, ये यहाँ पे पुट कर दो, P के प्लेस पे ये, Q के प्लेस पे ये, और R के प्लेस पे ये। जब यहाँ पुट कर देंगे इसमें तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर सिर्फ मतलब सिस्टमेटिक, ये इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई इसके लिए किया है और 2 से डिवाइड किया है, ताकि ये जो एक्स वाई जेड, पहले एक्स लिखो फिर वाई लिखो फिर जेड लिखो, उसके अकॉर्डिंग इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर। जैसे होता है ये कि पहले वाई जेड फिर एक्स फिर जेड फिर एक्स और वाई, ये लिखने का तरीका होता है ताकि वो सीक्वेंस में। तो सिंपल सा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं, सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है और ये आपको याद रखना है। अच्छा ये कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको एक साइकिल बता देता हूँ। कभी भी इस तरीके से लेते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड। जब आप कैपिटल P निकालोगे तो मतलब x को छोड़ के y और z के रिस्पेक्ट में निकाल लो। जब Q निकालोगे तो y को छोड़ के z और x के रिस्पेक्ट में ले लो, और जब आप R निकालोगे तो z को छोड़ के x और y के रिस्पेक्ट में। तो यही तो लिखा है yz zx और लास्ट में xy। तो इस तरीके से आप PQR याद रख सकते हो कि कैसे निकालना है, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन तो उस टाइप का नहीं है, इसे मैं u और v के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, तो इसको सिंपल 2 टाइम इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y। जब मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। अगेन इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि नहीं हो रहा है। जब भी इस टाइप के फंक्शन, इसको देखो समझते कैसे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट x है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा ना तो सिर्फ x मतलब 1 आएंगे। यहाँ पे ये माइनस a है, यहाँ पे प्लस a है, तो अगर मैं इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो ये माइनस a का प्लस a हो जाएगा और यहाँ से भी प्लस a,
ए स्क्वायर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, बाकी तो एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो भी वही डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी वही डेरिवेटिव, खाली ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है तो इसको कॉमन ले लूंगा, फिर वो हो जाता है। जैसे देखो एक टाइम डिफरेंशिएट करे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक टाइम डिफरेंशिएट करे विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इसमें तो यही रहने वाला है, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन चेंज होंगे, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया ए स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, आर, तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आर मतलब डेल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, और टी मतलब डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल जेड, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर डेबा करके भी यूज करते हैं, डेल भी यूज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यूज करते हो वो यूज कर सकते हैं। सेकेंड है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और फाई के अंदर सम। आपको सिर्फ ये समझना है यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड व्यू है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वी है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिफरेंस सॉल्यूशन होगा वो कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर, वेयर स्मॉल पी इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड स्मॉल क्यू इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू आर। पी क्यू आर फाइंड कर सकते हो बाय जैकोबियन की मदद से। जब आपने जैकोबियन की मदद से सॉल्व किया, ये आपके पास पी, ये आपके पास Q, ये आपके पास R, इसकी वैल्यू तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सिर्फ खाली सीक्वेंस में लिखने के लिए आपको याद रखना है कि x y को हम लोग पहले लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पे ये आपके सामने सॉल्यूशन आ गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना ज़्यादा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बाकी सारे आंसर दिखा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। 10 तक शायद मैंने किए, अगर आप 10 तक कर लोगे कि आखिरी के 5 इजी है वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर देता हूँ, वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाल देता हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है पीछे वाले का। फोर्थ में देखो, फोर्थ में भी ये फाई ऑफ यू वी या u इज इक्वल टू फाई ऑफ पी या v इज इक्वल टू फाई ऑफ यू के फॉर्म में नहीं है, तो देयरफॉर इसे हम लोग फिर से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। पहले u के रिस्पेक्ट में, और पहले x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा आप देख सकते हो कैलकुलेशन वगैरह किया है ताकि वो एडजस्ट हो सके, और कैलकुलेशन फिर सॉल्व वॉल्व करने के बाद सब्ट्रैक्ट करके ये हमारे पास आ रहा है। या आप थोड़ा देख लेना, इसमें कुछ नहीं किया है, पहले p से डिफरेंशिएट किया है, उसको b से मल्टीप्लाई किया है और सेकेंड को a से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब हम लोग उसको माइनस करेंगे ना तो इसमें एक एक टर्म क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और जो ये एक टर्म बचता है ये 2 टाइम्स ए बी, और इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं जेड, तो वो आ जाता है। या थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है, एक बार करोगे खुद से और या इसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आप देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। जब भी ऐसा आ जाता है x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, सिंपल सी बात है, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे आप 2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, ऐड कर दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है r प्लस टी इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं। अब क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे आपको क्वेश्चन देख के उसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये भी किस तरीके से, अगर मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ, एक तो यूवी फॉर्म से कर सकता हूँ, जबकि ये इजी है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू पी और क्यू, इससे इजीली आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको u ले लो और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को v ले लो और जैकोबियन फाइंड करके करो। अगर इजीली आप इसको डिफरेंशिएट भी करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको p से करोगे तो f पे ऊपर डैश लग जाएगा और अंदर का 2x, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -2y और f डैश एक सेम। अब यहाँ पे x देखो, f डैश तो दोनों में सेम है, यहाँ पे y नहीं दिख रहा है, इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x नहीं दिख रहा है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, और जब इसको y और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म सेम होगा तो दोनों को ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी सिंपल होते हैं। या फिर आप वो जो जैकोबियन है उसका भी यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें भी सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, अगर मैं ऐड कर दूँ, अगर ये देखो x नहीं होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब तो माइनस करके आ जाता, बट x की वजह से इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना होगा। आप पहले p से करो, फिर q से करो, उसके बाद इसका आपको सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा,
मतलब QRST, उसके अकॉर्डिंग आपका एडजस्टमेंट करके आप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। 8 सिंपल वही U और V के फॉर्म में। 9 दो बार डिफ्रेंशिएट करो x और y से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद फिर भी नहीं हो रहा है तो x y से मल्टीप्लाई, तो मतलब एडजस्टमेंट है थोड़ा। और उसके बाद फिर 10th एग्जाम्पल में वही UV के फॉर्म में लिख के और जैकोबियन का मेथड करके यूज़ आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे हम लोग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस क्वेश्चंस को किस मेथड से करना है। एडजस्टमेंट आपको करने आना चाहिए। एडजस्टमेंट ये आपको कैसे आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको माइंड में क्लियर, आपको सॉल्यूशन ध्यान में रखना है कि किस तरीके से सॉल्यूशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है और उसके प्लेस पे जेड लिखना है। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आ सकता है और इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि एग्जाम में भी आपको जितना प्रैक्टिस और कैलकुलेशन होगा तभी आप एग्जाम में भी कर सकते हो, अदरवाइज एग्जाम में भी वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसके आगे से आप किसी भी सॉल्यूशन का यूज़ करके उसमें के कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हो, उसके आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो और आप इजीली फाइंड कर सकते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉची मेथड का यूज़ करके, या फिर जो लैग्रेंजस फॉर्म है उसका यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।